दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया था, इसलिए आप लोग का मोहनदास करमचंद गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले तो 1930 में शुरू किया गया था, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चला था, जो कि 24 दिवसीय यह आंदोलन था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज था, इसलिए आप लोग का मेगास्थनीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात कर ले, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत थे जिन्होंने सेल्यूकस प्रथम ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य और भारत के समाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसलिए आप लोग यहाँ पे राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है, इसलिए आप लोग यहाँ पे भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इनके बारे में, तो कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम में विशेषज्ञता रखने वाली भारतीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त सितंबर में मनाए जाने वाले चिंगम त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो ओनम के नाम से जाना जाता है, इसलिए आप लोग का ओनम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें ओनम के बारे में, तो यह केरल का प्रमुख त्योहार है जो 10 दिनों तक चलता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? तो आप लोग करेक्ट आंसर बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान ने ही वहाँ पे लाल किले पे शहनाई बजाई थी। बात कर ले बिस्मिल्लाह खान के बारे में, तो इन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई। वह अपने वाद्य यंत्र से राष्ट्र की जय जयकार करने वाले पहले भारतीय बन गए थे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो आप लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर श्री शिवराज सिंह चौहान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कृषि कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र भागीदारी करता है? तो इसका आंसर का हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की गतिविधियां शामिल होती है। इसमें सरकार और निजी कंपनियों दोनों मिलकर आर्थिक विकास और संसाधनों का वितरण करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा ताप्ती नदी के बीच और सोन नदी के दक्षिण में स्थित है? तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर सतपुड़ा मैकाले रेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच और सोन नदी के दक्षिण में स्थित है। अब बात कर ले नर्मदा नदी की लंबाई के बारे में, तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे सहायक नदियों की बात कर ले तो हिरन, तवा, बंजार और सर है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यह सीमा की बात कर ले इसके, तो गुजरात में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए पूर्व में छत्तीसगढ़ तक जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी MNP डैश के दौरान शुरू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, इसलिए आप लोगों का 5वीं पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो 1974 से 1979 तक चला था। इसका जो मुख्य केंद्र था गरीबी उन्मूलन करना, रोजगार को खत्म करना और यहाँ पे न्याय पर केंद्रित था, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो है सबसे, यहाँ पे लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप लोग का लक्षद्वीप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि वहाँ पे लक्षद्वीप नहीं था, तो लक्षद्वीप के बाद दादर और नागर हवेली होता है, तो आप लोग का दादर और नागर हवेली ऑप्शन में जरूर होगा, तो आप लोग का दादर नागर हवेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का लोक नृत्य है, तो आप लोग को उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ये जो छऊ नृत्य है इसका अर्थ होता है एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है। छऊ नृत्य की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, जिसमें झारखंड में मनाया जाने वाला सरायकेला छऊ है, उड़ीसा में मनाया जाने वाला मयूरभंज छऊ है, जो कि यह एक मुखौटा पहनकर नहीं किया जाता है, और पश्चिम मनाया जाने वाला पुरुलिया छऊ होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ पूरी फेरा से संबंधित प्रश्न को आया था, तो इसका तो हमें कोई एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाया है, तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन में क्या था। मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो आप लोग का चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या रखा गया था? तो ये 8 पॉइंट
1 रखा गया था, तो इसका 8.1% करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 8.1% था, लेकिन उसने केवल 7.9% ही विकास दर हासिल प्राप्त की थी। इसके अलावा यहाँ पे देख लें, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि 2007 से 2012 तक थी। यह योजना अपना विकास लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना था। तो आप लोग का है करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना। बात कर ले यहाँ पे आर्टिकल नंबर 48 के बारे में, तो पशुओं के कल्याण और क्रूरता के विरुद्ध उनकी सुरक्षा के बारे में बात करता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भूपर्टी यानी क्रस्ट किसका बना होता है? तो सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है। तो आप लोग का सिलिका और एल्युमिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई संकेंद्रीय परतों से बनी है, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, जो बीच में यानी मध्य में होता है उसको मैंटल बोलते हैं, और जो सबसे निचली परत होता है उसको कोर बोलते हैं। तो चलिए इन सभी को देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्रस्ट जो है पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत है, जो महाद्वीप करीब 35 किलोमीटर और समुद्र के तल में सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी होती है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए इसे हम लोग सियाल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मेंटल के बारे में देख लेते हैं, तो क्रस्ट के नीचे पाई जाने वाली परत मेटल और इसके गहराई 2900 किलोमीटर है। इसका निर्माण मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से होता है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। यहाँ पे देख ले कोर के बारे में, तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोर है, जिसका अर्ध व्यास यानी रेडियस 3500 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से निकल और लोहे से बना होता है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? तो आप लोग करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। जो 1950 में सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या 8 थी, तो आप लोग का 8 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें, साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट के 8 जज थे, जो संसद ने साल 1956 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई थी। यहाँ पे कुछ बदला गया था, हम लोग देख लेते हैं, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ से तक क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। 1960 में जज की संख्या 14 थी, 1978 में 18 थी, 1986 में 26 थी और 2009 में 31 कर दी गई थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर वैशाली किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है, तो आप लोग यहाँ पे शतरंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, आर वैशाली भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर है। वैशाली 15 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू यानी प्रज्ञानंद की बड़ी बहन है। वैशाली का जन्म 21 जून 2001 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थाईपुसम महोत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु मनाया जाता है, इसलिए आप लोग यहाँ पे तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें थाईपुसम, तमिलनाडु तमिल महीने जनवरी या फरवरी के पूर्णिमा के दौरान भारत के हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह हिंदू देवता शिव और पार्वती के पुत्र मुरुगन को समर्पित है, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त 2024 यूपीएससी के चेयरमैन कौन बनी है? तो प्रीति सूदन बनी है, तो आप लोग का प्रीति सूदन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के कथन से संबंधित यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया था, जो कि पूरा ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं स्टाफ फैक्ट में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य उद्योग, विशेषकर भारी उद्योग यहाँ पे क्षेत्र स्थापित करना था, यानी ये उद्योग से यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया गया था। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से संबंधित है, इसलिए आप लोग को भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो तमिलनाडु का नृत्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात कर ले रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में, तो एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भारतनाट्यम शैली की पूर्ण जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास में, जो कि अब चेन्नई हो चुका है, यहाँ पे कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कला क्षेत्र फाउंडेशन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने किया था? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल के द्वारा किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, आप लोग का रेटिनॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रेटिनॉल के बारे में, तो यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन ए सब्जियां, मछलियों और डेयरी में पाया जाता है, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ से बात कर लें, क्योंकि विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिकम, विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी7 बायोटीन,
और मैं बात कर ले विटामिन सी एस्कॉर्बिकम, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम होता है, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है, तो आप लोग का ऑप्शन में एकता दिवस दिया गया था, जो कि यह एक राष्ट्रीय त्यौहार नहीं होता है। बात कर हम लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकता दिवस। बात कर हम लोग राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में, तो राष्ट्रीय त्यौहार भारत में 3 को मनाए जाते हैं। पहला है गणतंत्रता दिवस, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में भारतीय संविधान को अपनाए जाने की याद में इसको मनाया जाता है। दूसरा मनाया जाता है यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस, जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता का स्मरण करता है। तीसरा मनाया जाता है गांधी जयंती, जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मीठी क्रांति का संबंध किससे है, तो शहद से। तो आप लोग यहाँ पे शहद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मीठी क्रांति से संबंधित है, तो शहद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मीठी क्रांति के बारे में, तो मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे मधुमक्खी पालन कहा जाता है। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया 2020, तो 28.1 डेथ पर 1000 था यहाँ पे, तो आप लोग का 28.1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो जो भारतीय संविधान का भाग 4 है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो आप लोग का राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये 36 से 51 तक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, मतलब कि जो आपातकाल होता है उसकी अवधि कौन बढ़ा सकता है, तो संसद के द्वारा बढ़ाया जाता है। तो आप लोग का यहाँ पे संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 52 में इसका जिक्र किया गया है, जो कि भारत में ये 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। दूसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईपीएल में ऑरेंज कप किसको दिया जाता है, तो आईपीएल में ऑरेंज कप जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं उनको दिया जाता है। इसलिए आप लोग का इसका करेक्ट आंसर जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कप मिलता है। यहाँ पे इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा बल्लेबाज रन बनाता है। बात कर ले यहाँ पे पर्पल कैप के बारे में, तो जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसे पर्पल कैप दिया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डीजे वाले बाबू गाना बजा दे एक किन्होंने गाया था, तो बादशाह के द्वारा गाया गया था, इसलिए आप लोग का बादशाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हिंदी से था, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अजर कहते हैं। तो आप लोग का अजर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना जब भारत आई तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली थी, तो अजीत डोभाल से मिले थे, इसलिए आप लोग का अजीत डोभाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था, तो मोहम्मद शमी को मिला था, इसलिए इसका मोहम्मद शमी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि 2024 में किसे पर्पल कैप और ऑरेंज कप मिला था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।